नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 46। यही सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 52 हुआ करती थी और ये सब चैप्टर का नाम है, देखिए, करेक्टर व्हेन रेलेवेंट। जनरल रूल ये है कि सील रेलेवेंट नहीं होता है, बट कहता है व्हेन रेलेवेंट। तो कुछ कंडीशंस हैं कि कब सुसंगत होगा, तो उन कंडीशंस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 सेक्शंस हैं जिनका ओवरव्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज की सेक्शन में हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 46 एंड सेक्शन 50। यहाँ पर वर्ड यूज होता है करेक्टर। करेक्टर का जो मीनिंग आपको देखने को मिलेगा, अगर लीगली आप करेक्टर का मीनिंग देखें तो सेक्शन 50 और उसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया। यहां पर करेक्टर की एक तरीके से डेफिनेशन दी है, लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इन दिस सेक्शन एंड सेक्शन 46, 47, 49, यहां पर जो वर्ड लिखा है करेक्टर, द वर्ड करेक्टर इंक्लूड्स बोथ, दोनों को इंक्लूड करता है। नंबर 1 रेपुटेशन एंड नंबर 2 डिस्पोजिशन। अब देखिए, बट भैया बट भी लिखा है, बट भी कंट्रेरी बात के लिए लिखा जाता है। एंड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49, ये फ्रेज भी कंट्रेरी बताती है। बट भी लिखा है तो दो बार कंट्रेरी बातें लिख दी गई, तो इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा सा माइंड अप्लाई करिए। तो इस फ्रेज को थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, फिर पढ़ते हैं कि बट एविडेंस may be given only of general reputation and general disposition and not of particular acts by which reputation or disposition has been shown। तो दो पार्ट हैं इस एक्सेप्शन के। पहले पार्ट में एक तरीके से करेक्टर की डेफिनेशन बताई और दूसरे पार्ट में बताया जा रहा है कि करेक्टर के बारे में जब आप एविडेंस देंगे तो कौन से रेपुटेशन की और कौन से डिस्पोजिशन की एविडेंस देंगे। उनका जो जनरल रेपुटेशन हो एंड जनरल डिस्पोजिशन हो, उसके बारे में ही आप एविडेंस दे पाएंगे। कोई ऐसे एक्ट के बारे में, किसी ऐसे पर्टिकुलर विशेष एक्ट के बारे में आप गवाही नहीं देंगे जिस एक्ट से रेपुटेशन, विशेष एक्ट से रेपुटेशन या डिस्पोजिशन शो होती हो, दर्शित होती। पर्टिकुलर एक्ट के बारे में आप नहीं देंगे। जनरल का मतलब यह है कि पब्लिक क्या समझती है, सामान्य रूप से पब्लिक क्या समझती है, एक क्लास ऑफ पीपल क्या समझते हैं, उनकी क्या राय है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, ऐसी एविडेंस आप दे सकते हैं। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल ये बता सकता हो कि इसका तो एक्चुअल नेचर ये है, तो ऐसे रेपुटेशन के बारे में भी आप, ऐसी डिस्पोजिशन के बारे में भी एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि देखिए पर्टिकुलर वो एक्ट देखिए और उस एक्ट से इस पर्सन की रेपुटेशन निकलती है कि ये ऐसी है। नहीं भाई, एक पर्टिकुलर एक्ट के बारे में आप एविडेंस नहीं दे सकते। आपको एविडेंस देनी है जनरल रेपुटेशन और जनरल डिस्पोजिशन के बारे में देना। यहां से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो पहले यहां आपको समझ लो, करेक्टर की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और कौन से करेक्टर की, कौन से डिस्पोजिशन की, कौन से रेपुटेशन की एविडेंस दी जा रही है और किसको मना किया जा रहा है। अब दोनों को नोट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दूसरा पार्ट के लिए, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 49। अर्थात इस सेक्शन 49 जो है, ये इस सेकंड पार्ट का भी एक्सेप्शन है। सेकंड पार्ट का एक्सेप्शन है कि हां, पर्टिकुलर एक्ट की एविडेंस दे देना, लेकिन कहां लिखी गई है वो सेक्शन 49 में जो दो बातें लिखी गई हैं, दो एक्सप्लेनेशन लिखे गए हैं, बस उन्हीं में पर्टिकुलर एक्ट की एविडेंस दी जाएगी। अदरवाइज कहीं और पर्टिकुलर एक्ट की एविडेंस रेपुटेशन, डिस्पोजिशन शो करने के लिए नहीं दी जाएगी। यहां पर एक वर्ड मिला आपको करेक्टर, दो वर्ड यहां पर मिल गए,
दूसरा रेपुटेशन और तीसरा डिस्पोजिशन। एक चौथा वर्ड और मिलेगा आपको, कंडक्ट, और ये इसी सेक्शन में मिल जाएगा, सेक्शन 46 में ये लिखा है कंडक्ट इम्प्यूटेड। तो कुल मिलाकर आपको इन चारों वर्ड्स पर थोड़ा सा अटेंशन रखनी है। तो देखिए रेपुटेशन में और डिस्पोजिशन में डिफरेंस क्या है। डिस्पोजिशन बोलते हैं, डिस्पोजिशन को हिंदी में बोलेंगे प्रकृति कैसी है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। इंग्लिश में एक और वर्ड ऐड कर दें तो वो नेचर आप लिख सकते हो। डिस्पोजिशन का मतलब है नेचर, और नेचर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति एक्चुअल में कैसा है, एक्चुअल में जो उसका अपना अंदर का स्वभाव है, जैसे स्वभाव के साथ वो पैदा हुआ है, जो स्वभाव उसके डीएनए में है, जो उसकी नस नस में छिपा हुआ है, वो वाला स्वभाव, वो डिस्पोजिशन कहलाता है। और ये डिस्पोजिशन, इस डिस्पोजिशन को, अपने स्वभाव को व्यक्ति एक्टिंग करके छिपा सकता है। मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं, लेकिन हो सकता है कि मैं आपके सामने एक्टिंग कर रहा हूं, बहुत अच्छा व्यक्ति बन के दिखा रहा हूं। अपोजिट इसका बिल्कुल एकदम। हो सकता है कि एक व्यक्ति स्वभाव से बहुत अच्छा हो, लेकिन वो एक्टिंग करके अपने आप को गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए कि उसने अगर अपना अच्छा स्वभाव सबको दिखा दिया तो उससे कोई डरेगा नहीं, उसे परेशान करेंगे लोग, इसलिए वो एक्टिंग करके अपने आप को थोड़ा सा डरावना दिखाना चाहता है पब्लिक को, जिससे कि उसके साथ में कोई पंगा ना ले। इट मीन्स कि जो एक्चुअल नेचर होता है व्यक्ति का, जो एक्चुअल करेक्टर होता है, वो छिपाया जा सकता है। किससे छिपाया जा सकता है? कंडक्ट ऐसा करना है हमको, अपना आचरण उस तरीके का रखना है जैसा दिखाना चाहते हैं। अब आप प्रेम चोपड़ा साहब को ले लो, आपने सब लोगों ने देखा होगा, जैसे ही आप नाम सुनेंगे वो एक्टिंग करते हैं फिल्मों में, तो आप प्रेम चोपड़ा साहब के नाम से आपके माइंड में क्या इमेज आती है कि ये कैसा स्वभाव है इनका, लेकिन एक्चुअल में वैसा स्वभाव उनका नहीं। हीरो हैं, आप देखिए अक्षय कुमार जी को ले लीजिए, हो सकता है कि जब वो मूवी करें तो आपको दिखाया जाता होगा कि ये दारू पी रहे, लेकिन एक्चुअल में वो सुना है दारू नहीं पीते। इट मीन्स, सिंपल सी बात, कि जो एक्चुअल डिस्पोजिशन होता है व्यक्ति का, जो एक्चुअल करेक्टर होता है व्यक्ति का, उसे छिपाया जा सकता है। और कंडक्ट दूसरे तरीके का करके मैं दूसरे व्यक्तियों को, पब्लिक को कुछ और दिखा सकता हूं। अब जो पब्लिक देखती है, जो पब्लिक देखती है, उसके आधार पर मेरे बारे में पब्लिक अपनी एक ओपिनियन बनाती है। पब्लिक क्या बनाती है? अपनी एक ओपिनियन बनाती है, अपनी एक राय बनाती है कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। मैं उनकी राय में वैसा व्यक्ति हूं, एक्चुअल में वैसा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन उन्होंने अपनी राय क्यों बनाई? जैसा कि पिछले चैप्टर में, सब चैप्टर में मैंने बताया कि ओपिनियन किसी ना किसी ग्राउंड पर बनाई जाती है। तो जो पब्लिक ने, जो लोग हैं, जो सभी व्यक्ति हैं बाहर वाले, उन्होंने मेरे कंडक्ट को देखा है, केवल मेरी जो इनर भावना है, मेरा जो स्वभाव है, मेरा डिस्पोजिशन, मेरा एक्चुअल कैरेक्टर, उसको कभी उन्होंने देखा नहीं है। इसी कारण से पब्लिक ने एक मेरी अच्छी इमेज अपने माइंड में बना ली। तो जो पब्लिक इमेज होती है, पब्लिक के माइंड में जो इमेज होती है किसी पर्सन की, उस इमेज को कहा जाता है रेपुटेशन। और ये इमेज एक्चुअल में उनकी अपनी एक ओपिनियन है मेरे बारे में। तो इमेज जो बनाई जाती है वो कंडक्ट को देखकर ही बनाई जा सकती है। और कंडक्ट वो होता है जो मैं एक्ट करता हूं, जो मैं हाव भाव मेरे होते हैं, जो मैं बोलता हूं, किस तरीके से बोलता हूं, किस लहजे में बोलता हूं, उससे पब्लिक को पता चलता है, मेरे कंडक्ट से पता चलता है कि ये व्यक्ति एक्चुअल में, एक्चुअल का नहीं पता चलता, वो मेरे बारे में राय बनाते हैं कि मैं कैसा व्यक्ति हूं। तो जो कंडक्ट वर्ड आया, ये है बाहरी एक्शन, मेरे जो बाहर के एक्शंस हैं। जो डिस्पोजिशन आएगा, इसका मतलब एक्चुअल स्वभाव क्या है व्यक्ति का, एक्चुअल कैरेक्टर क्या है व्यक्ति का। और जो रेपुटेशन है, वो इस कंडक्ट के आधार पर
जब पब्लिक ने मेरे बारे में कोई इमेज बनाई, अपनी ओपिनियन बनाई, देन वो इमेज, वो ओपिनियन रेपुटेशन कहलाती है। तो कुल मिलाकर कितने वर्ड हुए? 4। इन चारों का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि हम इस सब चैप्टर में ये सेक्शन जब पढ़ते हैं तो ये सेक्शन किस बात को रेलेवेंट या इररेलेवेंट बना रही है। करेक्टर को कहीं रेलेवेंट बनाएंगी, करेक्टर को कहीं इररेलेवेंट बनाएंगी। तो जब रेलेवेंट बनाएंगी तो सेक्शन 3 आपके माइंड में आ जाएगा और उस करेक्टर के लिए एविडेंस दी जा सकती है। एविडेंस दी जा सकती है मतलब कोई व्यक्ति आएगा, ओरल एविडेंस दे सकता है, मौखिक गवाही दे सकता है, या डॉक्यूमेंट पेश कर सकता है, दस्तावेजी गवाही दे सकता है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि करेक्टर के बारे में एविडेंस देनी है, अर्थात करेक्टर में क्या क्या शामिल है? रेपुटेशन शामिल है, डिस्पोजिशन शामिल है, अर्थात रेपुटेशन के बारे में एविडेंस देनी है या डिस्पोजिशन के बारे में एविडेंस देनी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि करेक्टर क्या होता है, तो करेक्टर को आप कुछ और कहोगे, मैं कुछ और कहूंगा, कोई और कुछ और कहेगा। लेकिन लॉ ने बताया कि करेक्टर को अगर आप एविडेंस देना चाहते हैं तो उनकी रेपुटेशन की एविडेंस दे देना, उसकी डिस्पोजिशन की एविडेंस दे देना। जब ये मीनिंग आप समझ जाते हैं तो आप दो सेक्शंस को एक साथ पढ़िए, बल्कि दो नहीं, मैं कहूंगा आप 3 सेक्शंस को एक साथ पढ़िए। जो तीसरी सेक्शन है वो यहां पर लिखी हुई नहीं है, इस सब चैप्टर में नहीं। तो आपको एक सेक्शन 46, एक सेक्शन 50 और एक सेक्शन 10, ये 3 सेक्शंस को आपको एक साथ पढ़ना है। तभी जाकर आपको इन तीनों सेक्शंस का एक्चुअल मीनिंग समझ आएगा और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और प्रैक्टिकल में आप बहुत अच्छे से इनको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत डिटेल में बताया जाता है। अगर इसी तरीके की वीडियोस आपको फ्यूचर में चाहिए, भारतीय साक्षर अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और हाँ, दूसरी बात दोस्तों, कि पहले 24 घंटे आप सब लोग यहाँ पर वीडियो देख सकते हैं, बट पहले 24 घंटे के बाद फिर आप चैनल ज्वाइन करेंगे तब वीडियो आप देख पाएंगे। तो मैं चलता हूं फिर सेक्शन 46 का कंटेंट क्या कहता है। ये ओवरव्यू जानना तो जरूरी था, बट अब देखते हैं कंटेंट क्या कहता है। इन सिविल केसेस, ये पहले 3 वर्ड्स ये कहते हैं कि सेक्शन 46 केवल और केवल सिविल मैटर्स को डील करती है। द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him is irrelevant. It means इस सेक्शन की जनरल बात क्या है? सेक्शन 46 ने कहा कि करेक्टर इज इररेलेवेंट इन सिविल केसेस। जनरल बात तो ये हुई, लेकिन यहां पर कुछ एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो इनका मीनिंग आपको जानना जरूरी है। क्यों दोस्तों? मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया कि जब किसी प्रोविजन में वर्ड्स बढ़ते चले जाते हैं तो प्रोविजन तो बड़ा होता चला जाता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो नैरो होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। अगर सिंपल लिख दिया जाता, इन सिविल केसेस द करेक्टर इज इररेलेवेंट, इट मींस ये इतना वाइड हो जाता कि इसके अंदर अब सारे के सारे कैरेक्टर, सभी तरीके के कैरेक्टर, सारे व्यक्तियों के कैरेक्टर इसमें इंक्लूड हो जाते। बट क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज किए गए हैं, तो वो वर्ड्स इस वाइड मीनिंग को घटाते 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 छोटा कर देंगे। तो क्या वर्ड्स हैं देखिए, द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न, तो जिसको इररेलेवेंट बनाया जा रहा है सील को, वो है किसका? तो वो है ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड। एनी पर्सन कंसर्न को अगर आप देखें तो यहां 2 लोग हैं, क्योंकि सिविल मैटर है तो सिविल मैटर में पार्टीज कौन होती हैं? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो पर्सन कंसर्न का मतलब जो इस सूट से
कंसर्न रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट इस सूट में है, वो पर्सन है यहां पर एनी पर्सन कंसर्न में, और उनके करेक्टर इररिलेवेंट होंगे। अर्थात एनी पर्सन कंसर्न को आप क्या लिख सकते हैं, पार्टीज टू द सूट, करेक्टर ऑफ पार्टीज टू द सूट आर इररिलेवेंट, वो सुसंगत नहीं है। अगले वर्ड्स क्या कहते हैं, ये करेक्टर है कैसा, इस व्यक्ति का जो करेक्टर है, करेक्टर इज सच एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम। यहां पर पहले पहचानो कि ये हिम कौन है, ये हिम है ये वाला पर्सन। इट मींस पार्टीज में से कोई एक है। इस हिम पर जो कंडक्ट, एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू हिम, इसका मतलब है कि जो एक पार्टी है उसके ऊपर कोई आचरण अध्यारोपित किया गया है। अध्यारोपित का मतलब होता है एट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्ट टू एनी पर्सन। किसी पर्सन के बारे में बोला गया कि इसका आचरण ऐसा है। ऐसे आचरण को इम्प्रोबेबल बना देता है ये करेक्टर, या फिर उसको प्रोबेबल बना देता है। ऐसे आचरण को, जो किसी पार्टी को बताया जा रहा है कि इसका आचरण ऐसा है, उस आचरण को ये कंडक्ट या तो संभावित बना देता हो या असंभावित बना देता हो, प्रोबेबल बना दे, इम्प्रोबेबल बना दे। ऐसे करेक्टर को ही इस सेक्शन में इररिलेवेंट बताया गया है। हां, इसका एक एक्सेप्शन दिया गया है इसी सेक्शन में, कहा गया एक्सेप्ट इन सो फार एज सच करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। देखिए, यहां से ऊपर वाले पार्ट में, यहां इररिलेवेंट तक, इस पार्ट में कहा गया कि करेक्टर इज इररिलेवेंट, और जैसे ही इररिलेवेंट बोला गया तो अब इसके लिए एविडेंस नहीं दी जा सकती है। अब सपोज कि करेक्टर अपने आप में ही कहीं किसी केस में फैक्ट इशू है, विवादक तथ्य है, तो सेक्शन 3 क्या कहती है कि विवादक तथ्य के लिए एविडेंस दी जा सकती है। लेकिन ये सेक्शन कहती है कि करेक्टर इररिलेवेंट है, अर्थात एविडेंस नहीं दी जा सकती है। सिमिलर बात है रेलेवेंट फैक्ट के लिए, सुसंगत तथ्य के लिए। मान लो कि एक सेक्शन में कोई एक फैक्ट प्रोड्यूस किया, उसके लिए एविडेंस दी कोर्ट में, और उस एविडेंस से किसी पार्टी का करेक्टर निकल कर आ रहा है। जैसे सिविल सूट में एक कहता हूं कि डाइवोर्स का एक केस डाला हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट, और ग्राउंड क्या लिया, अडल्ट्री का। देखिए, अडल्ट्री आज की डेट में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, लेकिन स्टिल डाइवोर्स का एक ग्राउंड है। तो हस्बैंड ने अडल्ट्री के ग्राउंड पर डाइवोर्स का एक सूट फाइल कर दिया। अब इस डाइवोर्स का जो सूट फाइल किया, उसका वन ऑफ द फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट क्या है, वो है अडल्ट्री। अब इस अडल्ट्री के रिगार्डिंग जैसे ही ये हस्बैंड एविडेंस देगा, उस एविडेंस से उसकी वाइफ का क्या निकलेगा, करेक्टर। उस वाइफ का करेक्टर निकल कर आएगा कि ये एक्चुअल में इसका नेचर देख लो साहब कैसा है, इसका डिस्पोजिशन देख लीजिए आप कैसा है। तो इनडायरेक्टली उस हस्बैंड ने एविडेंस किस बात की दी है, करेक्टर की, वाइफ के करेक्टर की। लेकिन ये सेक्शन कहती है कि करेक्टर, ये पर्सन कंसर्न का, ये तो इररिलेवेंट है, तो इररिलेवेंट एविडेंस नहीं दी जाएगी। तो दोनों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो जाता है। इस कंट्राडिक्शन को रिमूव करने के लिए, इससे बचने के लिए ये एक्सेप्शन डाला गया कि एविडेंस तो कहीं और सेक्शन में दी जा रही है, एविडेंस तो रेलेवेंट फैक्ट होने के नाते किसी और सेक्शन ने रेलेवेंट बताया, इस नाते एविडेंस दी जा रही है, बट वो एविडेंस
उस सेक्शन में रेलेवेंट होने के बावजूद भी कैरेक्टर को शो करती है, कैरेक्टर अपीयर्स। तो ऐसे कैरेक्टर को ये सेक्शन नहीं रोकेगी। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर ये एक्सेप्शन के आधार पर कैरेक्टर के लिए एविडेंस नहीं दी जा रही है। कहीं आप ये कहने लगो कि यहां पर ये जो एक्सेप्शन है ये कैरेक्टर की एविडेंस देने के लिए अलाउ कर देता है, ऐसा गलत होगा कहना। यहां गलत इसलिए होगा कि यहां एविडेंस कैरेक्टर की नहीं दी जा रही है, एविडेंस किसी और सेक्शन में कोई और फैक्ट रेलेवेंट है उसके लिए एविडेंस दी जा रही है। अब उसके साथ में कुछ और निकल कर आ गया है जो कैरेक्टर है, तो ऐसी जो बात निकल कर आई है जिसके लिए एविडेंस नहीं दी गई बट निकल कर आ गई है, तो ऐसी बातों के लिए वो बातें इररिलेवेंट नहीं होंगी। फिर उसने ये भी नहीं कहा कि रिलेवेंट होंगे, बट ये कहा है कि अगर ऐसा कैरेक्टर किसी और एविडेंस से निकल कर आ रहा है तो इररिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन एविडेंस भी नहीं दी जाएगी उसके लिए, एविडेंस तो उसी के लिए दी जाएगी जो फैक्ट रिलेवेंट बताए गए हैं। देखिए स्टीफन साहब से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप एक बात बताइए कि दो तरीके की बातें आपने इस चैप्टर 2 में की है। एक टाइप के फैक्ट आपने बताए कि ये रेलेवेंट होंगे और दूसरे टाइप के आपने बता दिए ये फैक्ट इररेलेवेंट होंगे। अब जो फैक्ट ना तो आपने रेलेवेंट बताए ना ही आपने इररेलेवेंट बताए, तो ऐसे फैक्ट को अब आप क्या मानोगे? क्योंकि इररेलेवेंट तो बताए नहीं है आपने, वो तो क्या हम रेलेवेंट मान लें? और आपने रेलेवेंट भी नहीं बताया उनको, तो क्या हम इररेलेवेंट मान लें? आप क्या कहना चाहते हो इसमें? जब इसमें चर्चा हुई तो स्टीफन साहब का ये कहना था, जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट लिखा ओरिजिनली, उनका ये कहना था कि मेरी इंटेंशन ये है कि जिस फैक्ट को मैं रेलेवेंट बनाना चाहता हूं उसी के लिए मैंने रेलेवेंट लिखा है। अदरवाइज या तो इररेलेवेंट लिखा या कुछ भी नहीं लिखा, वो सब इररेलेवेंट है। अर्थात कि जिन फैक्ट को मैं रेलेवेंट बता रहा हूं एविडेंस केवल और केवल उन्हीं के लिए आएगी, जिन फैक्ट को मैंने इररेलेवेंट बताया उनके लिए एविडेंस नहीं आएगी, जिन फैक्ट को मैंने कुछ भी नहीं बताया ना इररेलेवेंट ना रेलेवेंट उसके लिए भी एविडेंस नहीं आएगी। तो यहां पर एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट अदरवाइज रेलेवेंट, वो दूसरे जो रेलेवेंट फैक्ट हैं उनसे निकल कर आ रहा है, जबकि वो जो दूसरे रेलेवेंट फैक्ट हैं उनके लिए कैरेक्टर की एविडेंस दी नहीं। तो ये कुछ यहां पर सेक्शन 46 कहना चाहती है। अब बात करता हूं मैं आपको सेक्शन 50 पर लेकर चलता हूं। सेक्शन 50 क्या कहता है? अब देखिए ये है सेक्शन 50 और इसका टेक्स्ट कहता है, हेडिंग देख लीजिए क्या कहता है, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना दोस्तों, और इस सेक्शन को आपको हमेशा सेक्शन 10 बीएसए के साथ पढ़ना है, जो पहले 12 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी उसके साथ पढ़ना हमेशा। और उसमें क्या कहा गया है ध्यान से सुनो। सेक्शन 10 में क्या डिसाइड करना है कोर्ट को? अमाउंट ऑफ डैमेजेस, कितनी राशि भरपाई के लिए, नुकसान की भरपाई के लिए इस व्यक्ति को दी जानी चाहिए। इस बात को डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्ट ऐसे हैं जो जज साहब को, कोर्ट को हेल्प करेंगे इस रकम को निर्धारित करने के लिए, वो सभी फैक्ट सेक्शन 10 में रेलेवेंट होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 50 पढ़िए। इन सिविल केसेस डैमेजेस हमेशा सिविल केसेस में डिसाइड होते हैं, तो सेक्शन 10 भी सिविल केसेस के लिए ही है। दूसरी बात, द फैक्ट दैट कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस which he ought to receive
इज रेलेवेंट। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि करेक्टर किसी भी पर्सन का, करेक्टर ऑफ एनी पर्सन, यहां पर एनी पर्सन में कौन हुआ, वहां पर था एनी पर्सन कंसर्न, लेकिन यहां पर केवल पर्सन, कंसर्न हटा दिया गया। तो क्या यहां का पर्सन और वहां का पर्सन अलग अलग है? थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में भी। करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज रेलेवेंट बट फॉर व्हाट, केवल और केवल एक बात के लिए, जब ये करेक्टर अफेक्ट करता है डैमेजेस के अमाउंट, तब रेलेवेंट होगा। और ये डैमेजेस का अमाउंट किसको मिलना था? ही ought टू बी रिसीव। कौन किसको मिलेगा भाई? देखिए एक प्लेंटिफ है, उसका एक्सीडेंट किया डिफेंडेंट ने, अब प्लेंटिफ डिफेंडेंट से डैमेजेस क्लेम कर रहा है, एक सूट डाल दिया, तो यहां कभी भी क्या डैमेजेस डिफेंडेंट को मिल सकते हैं जबकि उसने कोई सूट नहीं डाला है? तो यहां डैमेजेस किसको मिल रहे हैं? डैमेजेस प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ को डैमेजेस मिल रहे हैं उसी के अमाउंट को जो ought टू रिसीव का मतलब, इट मींस यहां पर ही कौन है? ही यहां पर प्लेंटिफ है जो डैमेजेस मांग रहा है। ध्यान से सुनना है, ही कौन है? अब ये ही प्रोनाउन आया तो इससे पहले कहीं ना कहीं नाउन भी रेफर हुआ होगा, तो उसको देखिए वो कौन है? ये एनी पर्सन। और ही कौन है? प्लेंटिफ। इट मींस एनी पर्सन कौन है? प्लेंटिफ। इसके पीछे एक और रीजन मैं बताता हूं, जो अपने इंडिया से बाहर के लॉ हैं वो भी कहते हैं। हमारे यहां पर भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जितनी भी आई, मोस्ट ऑफ द प्रोनाउंसमेंट्स में ये बोला गया कि देखिए हर व्यक्ति का अपना एक रेपुटेशन होता है, हर व्यक्ति का एक रेपुटेशन होता है। तो किसी भी व्यक्ति को अपनी गुड कैरेक्टर की एविडेंस नहीं देनी अपने डैमेजेस को एग्रावेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि लॉ मानता है कि सभी पर्सन के पास रेपुटेशन है। अगर किसी ने उसकी रेपुटेशन को डैमेज किया है तो यहां इस एनी पर्सन को जो डैमेजेस मिलने वाले हैं उसके लिए प्लेंटिफ अपने अच्छे गुड कैरेक्टर को एविडेंस के रूप में दे और कहे कि मेरा कंपनसेशन बढ़ा दीजिए, डैमेजेस बढ़ा दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, उसने जो क्लेम करना है क्लेम कर ले, उसके लिए गुड कैरेक्टर देने की आवश्यकता उसको नहीं। हाँ, जो डिफेंडेंट है वो इसके बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे सकता है अमाउंट ऑफ डैमेजेस को मिटिगेट करने के लिए, कम करने। बट यहां पर ही है कौन? अमाउंट किसका डिसाइड हो रहा है? प्लेंटिफ का। एविडेंस कौन दे सकता है? डिफेंडेंट। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट द्वारा दी गई एविडेंस रिगार्डिंग कैरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ ये अमाउंट जो डैमेज का है उसे मिटिगेट करता है, कम करता है। बट एक्सीडेंट के मामले में, एक्सीडेंट के मामले में यहां पर कैरेक्टर की एविडेंस देने की आवश्यकता ही नहीं। तो यहां डिफामेशन का अगर केस है, किसी ने कहा कि जी मेरी मानहानि कर दी है इस व्यक्ति ने, अब इससे मुझे डैमेजेस क्लेम करने हैं, मुझे आप इससे कंपनसेशन दिलाइए, तो वहां पर कैरेक्टर की बात हो सकती है। लेकिन नेग्लिजेंटली अगर किसी को कोई डैमेज कर दिया किसी की प्रॉपर्टी पर, वहां पर डैमेजेस क्लेम करने हैं, तो क्या वहां पर कैरेक्टर काम करेगा? वहां पर कैरेक्टर काम नहीं करेगा। अगली बात और क्या बताना चाह रहा था मैं सेक्शन 10 के साथ में, आपने ये सेक्शन पढ़ ली होगी। अब आप बताइए इस सेक्शन में और सेक्शन 10 में डिफरेंस क्या है? मैं ये कहता हूं कि ये सेक्शन 10 है, इतना बड़ा सर्कल, और इसके अंदर फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4, फैक्ट 5 एंड 6, 7 और 8वां फैक्ट है करेक्टर। तो क्या ये करेक्टर इस सेक्शन 10 में इंक्लूड नहीं है? आप बेयर एक्ट निकालो, देखो आप, मैं अभी आपको लैंग्वेज दिखा भी देता हूं। देखिए सेक्शन 10 ये रही, आप फिर सेक्शन 50 एंड सेक्शन 10 को दोनों को एक साथ रख के पढ़िए। इन सूट, तो वहां पर लिखा था इन सिविल केसेस, तो यहां पर लिख दिया इन सूट। सूट कैसा है? इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड। इस सूट में क्या क्लेम किया जा रहा है? डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं, वहां पर भी डैमेजेस क्लेम किए जा रहे थे। एनी फैक्ट
which will enable the court to determine the amount of damages which ought to be awarded. जो कोर्ट को डैमेजेस अवार्ड करने चाहिए उन अवार्ड्स का अमाउंट डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में ऐसा कोई फैक्ट जो कोर्ट की हेल्प करता है, उसको योग्य बनाता है। तो करेक्टर ऐसा ही फैक्ट है जो अवार्ड की राशि को, जो डैमेजेस की राशि को डिसाइड करने में हेल्प करता है। तो करेक्टर यहां पर क्यों रेलेवेंट नहीं है, मुझे बताइए जरा। क्या यहां पर करेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा? करेक्टर यहां पर भी रेलेवेंट होगा, लेकिन फिर इसके लिए सेक्शन 50 अलग से क्यों लिखी गई? क्योंकि सेक्शन 50 में भी करेक्टर को रेलेवेंट बताया जा रहा है। तो अलग से क्यों सेक्शन बनाई गई? आपको क्या लगता है? आप जरा मुझे सोचकर बताइए और मैं भी कोशिश करूंगा इसका आंसर निकालने के लिए। देखिए, फिर चलते हैं हम सेक्शन 50 पर। 50 क्या कहती है? देखिए, फिर से ये सेक्शन कहती है कि यहां पर भी करेक्टर जो होगा वो रेलेवेंट होगा, और वो भी केवल और केवल अमाउंट ऑफ डैमेजेस को डिसाइड करने के लिए, क्योंकि ये अफेक्ट कर रहा है। अफेक्ट कर रहा है तो या तो घटेगा अमाउंट या बढ़ेगा। जनरल देखा हमने, जनरली घटाने के लिए एविडेंस दी जाएगी, बढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है। तो ये अमाउंट डिसाइड करने में कहीं ना कहीं कोर्ट की तो हेल्प कर ही रहा है, और यही बात कहती है सेक्शन 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो अब आप अपने मन में वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा जवाब देने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों लगता है कि जब ये पूरी की पूरी सेक्शन वहां कवर हो गई थी तो इसको अलग से क्यों लिखा गया है। तो मेरे समझ में जो जवाब आता है दोस्तों, वो जवाब ये है कि जब सेक्शन 46 पढ़ी तो देखिए सेक्शन 46 सिविल केसेस के लिए है, एंड सेक्शन 50 एंड सेक्शन 10 भी दोनों सिविल केसेस के लिए हैं। एंड सेक्शन 10 एंड सेक्शन 50 ये दोनों रेलेवेंट बनाती हैं, एंड सेक्शन 46 इररेलेवेंट बनाती है करेक्टर को। ध्यान देना, अगर सपोज थोड़ी देर के लिए सेक्शन 50 नहीं लिखी होती, सेक्शन 10 होती और सेक्शन 46 होती, तो सेक्शन 10 में तो करेक्टर रेलेवेंट था, लेकिन सेक्शन 46 क्या कहती है? इन सिविल सूट करेक्टर को तो टोटली इररेलेवेंट बना दिया, टोटली इररेलेवेंट बना दिया। अब डैमेजेस के मामले में सेक्शन 10 को यूज करते हुए करेक्टर तो इररेलेवेंट था सेक्शन 46 से, स्पेशल प्रोविजन है करेक्टर के बारे में। अब ये सेक्शन कहीं हिट ना हो जाए सेक्शन 46 से, इसलिए सेक्शन 50 डाला गया, स्पेशल लिख दिया कि डैमेजेस के मामले में करेक्टर की एविडेंस दी जा सकती है। अगर नहीं लिखा होता यहां पर तो सेक्शन 46 हिट कर जाती सेक्शन 10 को। इस कंट्राडिक्शन को बचाने के लिए लेजिस्लेचर ने सेक्शन 50 डाला है। उम्मीद करता हूं कि इस बात से आप सहमत होंगे। अगर इस बात से सहमत नहीं हैं तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। अगर सहमत हैं तो आप लिख दीजिए आई एग्री, कमेंट में लिख दीजिए प्लीज। आप कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट जरूर किया करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये सेक्शन दोनों समझ आ गई होंगी। ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस आपको बहुत मिलेंगी। अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इसी तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट करके तो आप बताते ही रहिए कि कैसी। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेक्शन जो बाकी 3 बच गई हैं उनके साथ। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।